हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने जा रहे हैं और क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय में 95 अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे हमारा जो है अच्छा स्कोर हो सके। आप सभी लोग ऐसा सोच रहे होंगे। काफ़ी विद्यार्थियों का मेरे पास ये भी कमेंट आया है कि सर जी, क्या हम केवल अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर लें या पिछले ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लें तो क्या हमारे 90% अंक आ जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट है। तो देखिए, आज जो आपकी समस्या है वो इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को बताया है। ठीक है, साथ ही में उनकी क्लासों का लिंक भी मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं, कैसे आपको तैयारी करनी है। संपूर्ण समाधान आज की इस क्लास में होगा। आप सभी लोग बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय दीजिएगा हमको और उसके बाद हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% अंक गेन कर सकते हैं। आप बिल्कुल गेन कर सकते हैं, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताने जा रहा हूं। आपकी क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय में टोटल 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी विषय में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन करने हैं तो सबसे पहले आपको एक सटीक रणनीति बनानी चाहिए और उस रणनीति के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना चाहिए। साथ ही में आपको उस विषय में सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आज के 2 साल पहले सिलेबस कुछ और था, अब 30% सिलेबस लेस होकर के अब 70% सिलेबस बचा है और उस 70% सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जिनको छोड़ना ही नहीं है, नहीं तो बोर्ड एग्जाम नंबर कम हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको सारे चैप्टर की मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, क्लास 12 की मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 13 चैप्टर हैं। अगर पहले चैप्टर की हम बात करें जिसका नाम है, यहाँ पर मैं चैप्टर 1 लिखूंगा और नाम बता दूंगा, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है ना, बस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को 95% अंक प्राप्त कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरी बातों को सुनिए। चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 का नाम है संबंध एवं फलन। अब के सिलेबस में 2023 का यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाएगा तब आप हमें बताइएगा। अगर चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में आपका अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह पूछा जाएगा सतुल्य संबंध पर आधारित, सममित संबंध पर आधारित और संक्रामक संबंध पर आधारित, या हम कह सकते हैं कुल रूप से तुल्यता संबंध पर आधारित। अगर किसी दिए गए संबंध को आप तुल्यता संबंध सिद्ध कर लेते हो तो इसका मतलब आप सतुल्य भी सिद्ध कर लेते हो, सममित भी सिद्ध कर लेते हो, संक्रामक भी सिद्ध कर लेते हो। ठीक है ना, तभी वो संबंध संतुल्यता संबंध होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो आपको क्या करना है, तुल्यता संबंध पर आधारित प्रश्नों को कम से कम 5 प्रश्नों का अभ्यास कर लेना अच्छे तरीके से। इसकी क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसमें मैंने चैप्टर वाइज इन सभी टाइप के प्रश्नों को डिस्कस किया है। आपको उस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, साथ ही में कमेंट बॉक्स में दी जा रही है, तो आप चेक जरूर कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। तुल्यता संबंध आप सीख लीजिएगा और इसमें 2 टाइप के प्रश्न और सीख लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं। एकाएकी और आच्छादक, एकाएकी और आच्छादक फलन को पढ़ लीजिएगा। बाकी इस पहले चैप्टर में कुछ मत पढ़िएगा। एकाएकी कैसे सिद्ध करना है, आच्छादक कैसे कोई फलन कब होता है, ये सब जान लीजिए। प्रांत परिसर के बारे में जान लीजिए, बस बाकी कुछ नहीं। आपके सिलेबस में बाकी कुछ नहीं है, इससे बढ़ के बोर्ड एग्जाम में इस बार कुछ नहीं आनेगा। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। फालतू चीजें पढ़ते रहोगे बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने तो अभी से सोच लीजिए कि हमको ये चीज तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है जो आज मैं बता रहा हूँ आपको। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की अगर बात करें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मुख्य मान निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान निकालना आप जरूर सीख लीजिए। मुख्य मान निकालना भी मैंने आपको बताया बहुत ही आसान भाषा में। मुख्य मान निकालना आएगा और सिद्ध करने वाले नॉर्मल प्रश्न आपके आते हैं ज़्यादातर। इसमें अगर टाइप 2 की बात करें तो जो सिद्ध करने वाले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्वेश्चन आते हैं वो आपके आएंगे, सिद्ध करने वाले प्रश्न, जो कि मैंने आपको वीडियोज में प्रोवाइड भी किया है, मैंने लिंक आपको दिया है। ठीक है, सिद्ध करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि मैं आपको इनकी क्लासें भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो चैप्टर नंबर 2 से आपको इतना तैयार कर लेना है बस। ठीक है ना, मैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा, अभी एक क्लास प्रोवाइड करूंगा कि किस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेंशन मत लीजिए। बात करें यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ठीक, चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा होता है, क्या होता है भाई, आव्यूह। आव्यूह चैप्टर से आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न आते हैं देखिए मैं आज बता रहा हूं और किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लीजिए। अगर इसके अतिरिक्त कोई पूछा गया होगा तब बताइएगा हमें।
आव्यूह चैप्टर की अगर हम बात करें तो आव्यूह चैप्टर से क्वेश्चन आता है आव्यूह के जोड़ पर आधारित, जो कि 1-2 नंबर में आएगा, आप तुरंत कर लोगे। घटाव पर आधारित, ठीक है, समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान आव्यूह के पदों में निकालना होगा। या दो आव्यूहों का गुणनफल, सबसे मेन आपको क्या पढ़ना है, आव्यूहों का गुणनफल। किसका भाई, आव्यूहों का गुणनफल। जोड़ना घटाना आपको आता है, आव्यूहों का गुणनफल, ठीक। आव्यूहों का गुणनफल करना आप सीख लीजिए। दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे करते हैं, साथ ही में किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है ए बी बराबर बी ए सिद्ध कीजिए, या ए डैश बी डैश बराबर आप बी डैश ए डैश सिद्ध कीजिए। ये क्या है, परिवर्त आव्यूह पर ही आधारित तो प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप तैयार कर डालिए, ठीक। समझ सकते हो कि आव्यूह में आपको आव्यूहों के गुणन पर आधारित पहला टाइप का प्रश्न सीखना है। 2-4 प्रश्नों को सीख डालिए बस, और परिवर्त आव्यूह निकालना आपको सीखना, जो कि सबसे मेन है। उसके बाद यहां पर बात करें, जो 8 नंबर वाला प्रश्न आता है चैप्टर में, वो आपका आता है किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना, प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना, प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। इसको कदापि आप नहीं छोड़ेगा, नहीं तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। और जब आप प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करोगे तो उसमें ये जान जाओगे कि कैसे हमें सैकंडज ज्ञात करना है, कैसे उपसारणिक ज्ञात करना है। उसके लिए मैं अलग से आपको नहीं बता रहा हूं, बस आप इतना तैयार कर लीजिए आव्यूह में, आप देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जोड़ना घटाना ये सब बेसिक बातें आप जानते हो कि इकाई आव्यूह क्या होता है, तत्समक आव्यूह, ये सब जानते होंगे तभी आप ये सब कर पाएंगे। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा बस आव्यूह में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 आता है हमारा सारणिक। चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है, सारणिक में आप कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए, केवल आप सारणिक के गुणधर्म पढ़ लीजिए। गुणधर्म पर आधारित जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक की बात करें तो जो आपकी दूसरी या तीसरी प्रश्नावली होती है जिसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न पूछे गए सारणिक के, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध करने वाले प्रश्न, सिद्ध करने वाले प्रश्न आप सीख लीजिए, ठीक। उन पर ज्यादा फोकस कीजिए, मैं बस आपको वो बता रहा हूँ कि किस पर आपको फोकस करना है। सिद्ध करने वाले इसमें प्रश्न आते हैं सारणिक के गुणधर्मों पर, लिख सकते हो सारणिक के गुणधर्मों पर, सारणिक के गुणधर्मों पर आधारित, क्योंकि जो सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं उसमें सारणिक के गुणधर्म लगते हैं, गुणधर्मों पर आधारित सिद्ध करने वाले प्रश्न, ठीक। इतना आप तैयार कर लीजिए सारणिक में। और अगर हम बात करें तो सारणिक में आपको क्या तैयार करना, सारणिक में एक आव्यूह का भाग आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सारणिक से अगर पूछा जाएगा तो सिद्ध करने वाला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और या तो रैखिक समीकरण निकायों को हल करना आता है। क्या आता भाई, रैखिक समीकरण निकाय, ठीक, को हल करना। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का प्रश्न प्रति ईयर, प्रत्येक साल यहां से आता है, रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया, मात्र 15 मिनट का वीडियो, आप देख लोगे आपका ये 8 नंबर तैयार हो जाएगा। ओके, आप ये सब तैयार कर लोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इतना आपको तैयार है तो आंसर पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर सब हवा में हल करा देंगे आपको, टेंशन ही मत लीजिए। आंसर पेपर की क्लास है तो मैं रोज दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलिए, ये सारणिक में, और सारणिक में एक आता है सारणिकों के अनुप्रयोग के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बहुत ही आसान, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सारणिक में 3 टाइप के प्रश्न आपको सीखने हैं, बस टाइप वाइज सीखिए बस। चैप्टर 4 में सिद्ध करने वाले प्रश्न सारणिक के गुणधर्मों पर आधारित, जो कि मैंने करा भी रखे हैं और करा भी रहा हूं मैं कंटिन्यू। रैखिक समीकरण निकायों को हल करना, 8 नंबर वाला प्रश्न कई बार मैं आपको करा चुका हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, प्लेलिस्ट का लिंक आप देख लीजिएगा, सब ये मिल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना वेरी सिंपल, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये सारणिक में आपको तैयार करना है। बात करेंगे, अगला चैप्टर आता है हमारा सतता एवं अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 5, सतता एवं अवकलनीयता। सतता अवकलनीयता में भैया किसी दिए गए फलन का किसी दी गई लिमिट पर सतता चेक करना आपको आना चाहिए। मैंने कहा था कि कोई फलन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उस फलन की वैल्यू दी गई लिमिट पर, ठीक है, दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू और उस लिमिट पर एलएचएल की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये 3 वैल्यू बराबर हो जाती हैं तो फलन आपका सतत होता है, अन्यथा की स्थिति में असतत होता है। साथ ही में अवकलनीयता के लिए एलएचडी और आरएचडी मैंने निकालना बताया है। तो आप कुछ मत कीजिए, 3-4 प्रश्न उठाइए और कंटिन्यूटी से आपका अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें के का मान निकालिए, ठीक है, पी का मान निकालिए अगर कोई फलन सतत है तो। ऐसा ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें प्रश्न आता है सतता एवं अवकलनीयता से। तो सतता एवं अवकलनीयता से आप क्या कीजिए, सतता व अवकलनीयता जिसमें एलएचडी और आरएचडी निकालते हो
तो एक दो क्वेश्चन है अवकलनीयता वाले, वो सीख लीजिए, और कोई फलन सतत कब होता है ये जान लीजिए बस, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और सतत अवकलनीयता से अगर कोई क्वेश्चन आएगा मैं लिखित देता हूँ। ज़्यादातर या तो पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि ये फलन सतत है या असतत है, या तो अगर ये फलन सतत है तो के का मान निकालो, किसी का मान निकालने के लिए मैक्सिमम पूछ लेते हैं। ठीक, ये बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और सतत अवकलनीयता की अगर हम बात करें, सतत अवकलनीयता से अवकलन के सिद्ध करने वाले प्रश्न, अवकलन के लिख लीजिएगा कॉपी पर, अवकलन के सिद्ध करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको करा रखे, सिद्ध करने वाले प्रश्न ये आपको आने चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करें तो अवकलन के बाद सिद्ध करने वाले, देखिए एक इसमें अवकलन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, मैंने देखा है अक्सर प्रीवियस ईयर के पेपर में, जो प्राचल समीकरण होती है, प्राचल समीकरणों के रूप में व्यक्त फलनों का हमें क्या करना है, अवकलन करना सीखना है। ठीक है, तो लिखिए एक अगला टाइप लिख लीजिएगा, प्राचल समीकरणों का अवकलन, प्राचल समीकरणों में व्यक्ति फलनों का अवकलन, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है फलनों का अवकलन, और 100% इस साल भी बनेगा। ये जितना भी टाइप मैंने देखा ये सब अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं, अगर प्रश्न बनता है तो यहीं से बनता है। ठीक, तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट किया है तो ये 5 चैप्टर के सभी मैंने टाइप बता दिए। इन टाइप को आप बिल्कुल कदापि मत छोड़िएगा, अगर इनको आप नहीं छोड़ते हो तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के चैप्टर की ओर। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग में आपको क्या सीखना है, ये चैप्टर नंबर 4 था, अब बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की ओर। इसको रब कर दें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ये हमारी बातों को समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपका कुछ नहीं छूटने वाला है, बस इतना तैयार कर लीजिए। हम देखते हैं किसके भाई हिम्मत है जो आपको 95% अंक लाने से रोक सके। ठीक, ये अभी से आप शेड्यूल बनाइए और अभी से इतना देखिए आपको पहले तैयार है कि नहीं तैयार है। ठीक है ना, मॉडल पेपर मैं आपको हल कराऊंगा पूरे डे बाई डे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, बस आप वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपको मैं पढ़ाता रहूँ। अगला जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, जिसमें है अवकलनों का अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 5 में अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं, जैसे सबसे मेन टॉपिक 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है वर्धमान ह्रासमान से। ठीक है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है, प्लेलिस्ट में मैंने बताया सब कुछ मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अवकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत सबसे पहले परिवर्तन की दर पर आधारित, परिवर्तन की दर वाले 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि राशि में परिवर्तन की दर पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा था बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आएगा 100%। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो वृद्धिमान और ह्रासमान। वृद्धिमान फलन कब वर्धमान होता है और कब ह्रासमान होता है, वर्धमान व ह्रासमान फलन। ठीक, सिद्ध कीजिए कि फलन निरंतर वर्धमान है, ह्रासमान है, ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आता है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और अगर इसके बाद बात करें यहाँ पर तो स्पर्श रेखा अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए कई बार बोर्ड एग्जाम में आया, मैं मॉडल पेपर हल करा रहा हूं, मैंने देखा है अक्सर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। साथ ही में ऐसे बोला जाता है कि यह रेखा उस रेखा के समांतर है तो बिंदु ज्ञात कीजिए, लंब है तो बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो इनको मत छोड़िएगा बिल्कुल किसी भी हालत में। और अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान। और अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हो तो सन्निकट मान, मैंने क्या सन्निकट मान की एक क्लास दी है, सन्निकटन मान कैसे निकालते हैं, सन्निकटन मान कैसे निकालते हैं उसकी मैंने क्लास प्रोवाइड की है, सीख लीजिएगा। मात्र 15 मिनट की क्लास है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो क्यों छूटे आपकी ये। ठीक है ना, सन्निकटन मान। उच्चिष्ट निम्निष्ट में लैंग्वेज वाले कुछ प्रश्न आते हैं जिनको मैंने पिछले साल ही कराया, एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल हूबहू ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया था। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, जो मैंने आपको लैंग्वेज वाले प्रश्न कराया उनको कर लीजिएगा, और जो नहीं कराया फिर करा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है ना, तो ये सन्निकटन मान की आपका जो है निकालना आपको आना चाहिए। बस इस चैप्टर नंबर 5 में इतना सीख लीजिए बस। वर्धमान ह्रासमान फलन का मान कैसे निकालते हैं, है ना, और परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर पर आधारित 1-2 क्वेश्चन। परिवर्तन मतलब कहेंगे क्षेत्रफल इतनी दर से बढ़ रहा है तो त्रिज्या किस दर से बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। स्पर्श रेखा में अभिलंब का समीकरण निकालना वेरी सिंपल है, बहुत आसान, दोनों का समीकरण याद कर लीजिए। उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालना मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपको, सन्निकटन मान निकालना सीख लीजिए बस। ठीक, बात करें यहाँ पर अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 है आपका समाकलन।
क्या है भाई? समाकलन। समाकलन काफी बड़ा चैप्टर है और समाकलन में सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आता है मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर 1-2 नंबर में आएगा तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आएगा, ठीक, और थोड़ा लॉन्ग में आएगा अगर तो प्रतिस्थापन के बाद आप आंशिक भिन्न तैयार कर लीजिएगा, आंशिक भिन्नों पर आधारित प्रश्न, ठीक, आंशिक भिन्नों पर आधारित। और उसके बाद अगर हम बात करें तो खंडशः समाकलन पर आधारित प्रश्न आ जाता है, खंडशः समाकलन, ठीक। समाकलन तो एक तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही में जो सबसे मेन पोर्शन होता है वो आपका होता है निश्चित समाकलन का। निश्चित समाकलन की मैंने मैराथन क्लासें आपको प्रोवाइड की हैं और बोर्ड एग्जाम के पहले प्रोवाइड भी करूंगा अभी, और भी सारी। इतनी तैयार कर लोगे तो इतने निश्चित समाकलन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तैयार करने हैं। 8-8 नंबर में आते हैं, मैंने सारे आपको करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी, अभी आप कर लोगे, बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें अगर चैप्टर नंबर 7 की, तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है हमारा समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में आपको 2 चीजें पढ़नी है, साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल, साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल। साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल में आपको परवलय, दीर्घवृत्त, ठीक, इनका क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है और उम्मीद करता हूं कि अगर आप क्लास कर लेते हो तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात आती है 2 वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल, 2 वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल। टॉपिक वाइज तैयार कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी। मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत। बात करें 8वें चैप्टर की, तो 8वें चैप्टर में आपका आता है क्या भाई? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में मैंने आपको देखिए 2-3 वीडियो प्रोवाइड की है। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में आपको भैया कुछ नहीं तैयार करना है। अवकल समीकरण में आपको ये आना चाहिए कि कोटि घात कैसे निकालते हैं। 1 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। और अवकल समीकरण से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है समघात अवकल समीकरण, ठीक, समघात अवकल समीकरण पर आधारित, ठीक, समघातीय अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं, अवकल समीकरण को प्राप्त करना मैंने आपको बताया है। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है एक रैखिक, क्या आता है भाई? इसमें मैंने देखा था निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का। अब कौन कौन से रैखिक अवकल समीकरण आते हैं? 2 टाइप अभी मैंने उसमें ही कराया आंसर पेपर में ही, dy/dx प्लस का py = q के रूप के अवकल समीकरण का हल, और एक होता है आपका dx/dy प्लस का px बराबर q के रूप के अवकल समीकरण का हल। ये 2 टाइप के अवकल समीकरणों का हल आता है। प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आता है 2 टाइप के प्रश्नों का, वो 8 नंबर में आता है। और एक आता है आपका समघात अवकल समीकरण। ये भैया 3 टाइप बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, समघात अवकल समीकरण का हल और निम्न रैखिक अवकल समीकरण का हल। ये 2 टाइप के और समघात अवकल समीकरण को मत छोड़िएगा, क्योंकि इन तीनों से जब भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया 8 नंबर में आया। और 1-2 नंबर वाला कोटि व घात निकालना, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर नंबर 8 में भी मैंने बता दिया क्या आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा अगर कॉपी पर, तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना भैया तैयार कर लीजिए, मेरी गारंटी है कुछ नहीं रह जाएगा चैप्टर में। ओवरऑल आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो इतना पहले आप कायदे से पढ़ डालिए। बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की ओर। चलिए चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, पुनः इसको रफ कर देते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 9 का हमारे नाम है सदिश, ठीक है। सदिश में देखिए बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। सदिश में मैक्सिमम मैंने देखा है कि 3 बिंदुओं के स्थित सदिश दे देते हैं, 3 बिंदु दे देते हैं और बोला जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। मैंने देखा आंसर पेपर में कई बार पूछा गया। तो किसी भी सदिश, किसी भी दिए गए सदिश का परिमाण निकालना आप सीख लीजिए। सदिश में 2 सदिशों का गुणनफल, ठीक, सदिशों का गुणनफल, एक रास b निकालना सीख लीजिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना सीख लीजिए। इसमें पूछा जाता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान अगर इतना है या कोण इतना है तो a का मान निकालिए, x का मान निकालिए, मतलब किसी न किसी का मान निकालने के लिए अक्सर पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि 2 आपके सदिश लंब है परस्पर, ठीक है। सिद्ध करने वाले भी प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो सदिश में भैया हमारे समझ से आप क्या कर लीजिए भाई, परिमाण निकालना सीख लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लीजिए, ठीक। परिमाण निकालना, किसी भी दिए गए सदिश का परिमाण निकालना, दिक्कोज्या निकालना, दिक्कोसाइन, ठीक, दिक्कोसाइन, द्विक अनुपात, ये सबसे मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। ओके, इतना आप तैयार कर लीजिए। और सदिशों का परिमाण निकालना आप सभी को पता है कैसे निकाला जाता है। और अगर मैं बात करूं तो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट और गुणनफल और सदिशों का गुणनफल, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है।
एक क्वेश्चन आता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थित सदिश, यानी किसी दिए गए बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन सीख लीजिए। इसमें से नॉर्मल प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है। बात करें त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ठीक है, अगला जो चैप्टर होगा वो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय होगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, ये 10वां चैप्टर होगा। इसमें जो 3D में आपसे जो क्वेश्चन आता है उसके लिए मैंने मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड ही की है, अभी कल ही प्रोवाइड की है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, कर लेना। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। और 3D से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के द्विक कोसाइन ज्ञात करना, ठीक, दो बिंदुओं को मिलाने वाले, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के द्विक कोसाइन, मिलाने वाले रेखा के द्विक कोसाइन निकालना आपको आना चाहिए, जो कि सबसे मेन क्वेश्चन होता है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कार्तीय और सदिश समीकरण, साथ ही में अगर बात करें तो कार्तीय और सदिश समीकरण निकालना आपको आना चाहिए, कार्तीय व सदिश समीकरण। ये जितना भैया बता रहा हूं, अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में 95 कहीं नहीं है। कार्तीय एवं सदिश समीकरण निकालना आप सीख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें आता है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी इसमें। और देखिए सबसे मेन चीज मैं लिख रहा हूं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ये आप सीख लीजिए, एक दो क्वेश्चन इस पर आधारित अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। और इसमें एक और टाइप बचता है, एक तल के एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण। एक तल क्या कार्तीय, अब दो तल वाला हट गया ना, एक तल का कार्तीय तथा सदिश समीकरण निकालना आप सीख लीजिएगा। इस पर आधारित आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपका क्या है, 3D के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामन की समस्या, एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर में ही आता ही है, ये 11 हो गया या 12। रैखिक प्रोग्रामन की समस्या तो आप सभी लोग समझते हो, मैंने आपको 2 ही वीडियो प्रोवाइड किए हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर पेपर का रह जाएगा प्रीवियस ईयर का, तब बताइएगा, उतना कर लीजिए बस, ठीक। आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो लिंक दी जा रही है उसको आप देखिए, उसमें कि सारी क्लासें कर डालिए बस। उसके बाद यहाँ पर बात कीजिए प्रायिकता की। प्रायिकता का गुणन नियम आपको आना चाहिए, ठीक है। गुणन नियम पर आधारित जो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान, इस पर आधारित, ठीक। बेज प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन, स्वतंत्र घटनाएं और अपवर्ज्य घटना पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा प्रायिकता से कुछ नहीं आएगा। सिलेबस में 70% ही बचा हुआ है, तो बस इतना ही आपके सिलेबस में आएगा जितना मैंने आज की इस वीडियो में मैंने बताया है। हालांकि क्लास 20 से 22 मिनट की हो गई है, लेकिन इस क्लास में मैंने जितना आपको बताया है, अगर इतना आप इस चैप्टर से तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95% अंक आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। आप टेंशन मत लीजिए, या जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको पुनः मैं एक बार जो है 1 शॉट वीडियो में कवर करूंगा। अभी मैं आपको 7 बजे प्रीवियस ईयर की पेपर दे रहा हूं, इनके साथ ही साथ जब आप इतना तैयार कर लोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें जो चीज़ें ना तैयार हो उनको अभी से आप तैयार कर डालिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट एकदम क्रम वाइज है, आपको कहीं पर भी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कायदे से आप अभी पढ़ाई कर डालिए, एक एक वीडियो देख के। उसके बाद बताइए फिर मैथ आपकी कैसी है, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको और ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।